Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9th science NCERT book chapter number 15. तो हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे. इसमें हम लोग बात कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की. तो ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. तो हमने बात कर लिया था कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था. तो दोनों पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं. अब हम आज बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना. तो बेसिकली देखो क्या है इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है. जैसे कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एंड उसके वेल बीइंग के लिए, कि जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म करें, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सिमिलरली उसी तरीके से क्या है, जितने प्लांट्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके ग्रोथ के लिए. ठीक है. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स को किस तरीके से सप्लाई किए जाते हैं. तो बाय या तो वो एयर के थ्रू सप्लाई होगा, या वाटर के थ्रू, या तो सॉइल के थ्रू सप्लाई होगा. आप देखो टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए. तो एयर क्या करता है, सप्लाई करता है कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर. हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, उसे वाटर से मिलता है. और जो एयर होती है वो सप्लाई करता है कार्बन एंड ऑक्सीजन. और जो सॉइल होती है वो क्या सप्लाई करती है, बहुत सारे जो अदर 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को. अब देखो इनमें से जितने भी 13 न्यूट्रिएंट्स है ना, तो 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. जो 6 है, आउट ऑफ 16, 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देयरफॉर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब देखो वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, मतलब जो प्लांट्स है उनको वो 6 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए उसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब जो बाकी के जो 7 न्यूट्रिएंट्स है ना, वो प्लांट्स रिक्वायर करता है इन स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. पहला पार्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा पार्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो ये 2 पार्ट्स हैं. अब देखो इसमें क्या होता है आगे, कि अगर इसमें से किसी भी चीज की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो जो उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा ना प्लांट्स का, इंक्लूडिंग फिर चाहे रिप्रोडक्शन हो, या उसकी ग्रोथ हो, या उसकी ससेप्टिबिलिटी हो, ठीक है, डिसीज को लेके, वो उसमें क्या होगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. अब उनकी जो यील्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स. सॉइल को क्या होना पड़ेगा, उसको ये सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने होंगे इन फॉर्म ऑफ मैन्योर के फॉर्म में या फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो उसके पहले उसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब डालते हैं, ताकि उनको उनके जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड हो पाए. सबसे पहला है मैन्योर. अब मैन्योर बेसिकली होता क्या है, तो ये कंटेन करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. मतलब बेसिकली जो मैन्योर है ना, वो उसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना होता है. और ये ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. कुछ अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है सॉइल को. अब मैन्योर कैसे बनता है, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा. जितना भी एनिमल का एक्सक्रीटा होता है उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, जितना भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उससे फिर ये मैन्योर बनाया जाता है. अब मैन्योर क्या करता है, हेल्प करता है इनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, जितनी भी सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर बल्क में ऑर्गेनिक मैटर होगा ना मैन्योर में, तो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा इन इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर. अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे मैन्योर में, तो जो स्ट्रक्चर रहेगा सॉइल का वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा. दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल. अब बेसिकली क्या होता है, सैंडी सॉइल होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. तो उसमें क्या करते हैं, पूरा सॉइल एब्जॉर्ब, वो सैंडी सॉइल क्या करता है, उसको वाटर को होल्ड करके रखता है. वही बात करें क्ले सॉइल की, तो उसमें क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, हेल्प इन ड्रेनेज के पर्पस में वो काम आता है. एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको अवॉइड करता है. अब देखो मैन्योर का यूज अगर हम करें तो देखो, बायोलॉजिकली वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स.
ठीक है। आर इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही इको फ्रेंडली है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करता एज कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर. Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. Based on the kind of biological matter used, manure can be classified as. अब देखो हमने क्या किया है, उसके बायोलॉजिकल मटेरियल के बेस पे मैन्योर को क्लासिफाई किया हम. तो पहला है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. तो कंपोस्ट में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, काउ डंग हो गया, वेजिटेबल का वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा, इन सब क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं पिट में. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग. अब कंपोस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिच रहता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर है ना, और बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. अब जो कंपोस्ट है इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म की हेल्प से भी हम इसको कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं. To hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermi compost. तो आपको ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मतलब 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन वर्मी कंपोस्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. वही नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रीन मैन्योर. तो प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प or gourd are grown and then mulched by plugging them into the soil. These green plants thus turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. अब कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जो सॉइल होती है उसको प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे हम बोल सकते हैं ये ऐसी मतलब मैटर है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन. फर्टिलाइजर्स क्या सप्लाई करते हैं, बेसिकली नाइट्रोजन, phosphorus and potassium to the soil. They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flower, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yields of high cost farming. Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post application precautions for their complete utilization. अगर हम एक एग्जांपल लें तो कभी कभी देखो क्या होता है, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो वॉश अवे हो जाते हैं. क्यों, क्या होता है, अगर ज्यादा हम इरिगेशन करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम वाटर सप्लाई करेंगे तो जितना भी फर्टिलाइजर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वास्ट अवे हो जाएगा, वो पूरा रिमूव हो जाएगा एंड नॉट फुली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, और प्लांट उसको फुली तरीके से एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे. ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स होता है ना, देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, और ये क्या करेगा, क्योंकि वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा तो ये लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, हमारा जो वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा. हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि जो कंटिन्यूअस अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे ना अगर किसी एरिया में, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा. क्योंकि देखो क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ना सॉइल में, is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. Short-term benefit of using fertilizers and long-term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yields in crop production. लाइक मैन्योर ऐसा है ना कि उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. वही बात करें अगर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, तो वो क्या होगा, वो हमें इमीडिएट रिजल्ट देगा, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. अब जितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, ये एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम है जिसमें मिनिमल, मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज ही नहीं होता. ठीक है, ना ही हर्बिसाइड्स का यूज होगा, ना ही किसी तरह का पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे. ठीक है, और इसमें हमें मैक्सिमम इनपुट जो मिलेगा वो ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल फार्म वेस्ट, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves और turmeric specifically in grain storage as biopesticide. मतलब पेस्टिसाइड्स के प्लेस पे हम लोग किसका यूज करेंगे, टर्मरिक का यूज करेंगे, नीम लीव्स का यूज करेंगे. ठीक है,
और इससे क्या होगा, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम हमें देखने को मिलेगी। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर डिस्कस। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है एंड क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं। अभी जो क्रॉपिंग सिस्टम है ना, वो बेनिफिशियल होगा इन इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर friends. Stay connected for more videos.